Hi people, this is me RJ Noor and you're having some lessons from basics to advanced on RJ Noor Speak. I hope this channel is very helpful for you, especially for the beginners who have difficulties in understanding grammar and grammatical points and have some difficulties in conversation as well. So we will start the conversational session afterwards when we have completed the basic to the advanced series that we have started. तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सब्जेक्ट आता है या नाउन जो भी सब्जेक्ट में हो प्रोनाउन तो उसके साथ एक वर्ड ज़रूर आता है, उसके अलावा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं। तो वो है हमारा वर्ब। वर्ब के बारे में हमने आपको याद होगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वर्ब को थोड़ा सा डिफाइन किया था कि वर्ब होता क्या है, उसकी इनिशियल जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्या होती हैं। अगर नहीं तो आप दोबारा से वो वीडियो देख लें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। आज हम इसको ही हम डिटेल में डिफाइन करेंगे कि वर्ब आखिर होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको वही चीज़ में आपको दोहराता हूँ। वर्ड जो कि एक वर्ड होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा सारे वर्ड्स ही होते हैं, विच एक्सप्रेसेस, जो कि एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस क्या करता है, किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हमने लिखा था एक्शन, उसके बाद हमने लिखा था इवन, और उसके बाद हमने लिखा था स्टेट। ये वर्ब की बेसिक डेफिनेशन है कि जो वर्ड है जो कि एक्शन को डिफाइन करे, कोई भी काम, इवेंट को, कोई भी वाक़या हो गया, या फिर किसी की हालत को बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो वो हम वर्ब कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम एक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि एक्शंस होते क्या हैं। अब एक्शन का इतना ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो वो एक एक्शन है, बोल रहा हूँ तो वो एक एक्शन है, अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो एक्शन है, प्ले है, रीड है, ईट है। मतलब ये जो हम खुद से काम करते हैं वो सारे हमारे एक्शंस में शामिल होते हैं, यानी ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम इवेंट को देखते हैं कि इवेंट वो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, कि इवेंट वो काम होता है जो हम खुद से ना करें, ऑटोमेटिक हो जाए या किसी भी वजह से हो जाए। जैसे हम एग्जिस्ट, वजूद रखना, हम एग्जिस्ट जो है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम जो है वो उसके जो है वजूद को महसूस कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट अपने आप ही हो जाती है कोई चीज़। या फिर हैपन, हो जाना, कोई भी चीज़ अकर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि वो एक्शन भी होते हैं और इवेंट भी होते हैं। जैसे मैं एक दो सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जैसे आई ब्रोक अ ग्लास, या इसको दोबारा से हम दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं अ ग्लास ब्रोक। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने ब्रोक यूज़ किया है, यहाँ पर भी मैंने ब्रोक यूज़ किया है। आई ब्रोक ए ग्लास, यहाँ पर मैंने खुद से काम किया है कि भाई मुझसे एक काम हो गया जो कि ब्रेकिंग का है, मतलब मैंने गिलास तोड़ा। अ ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया तो वो हमने नहीं तोड़ा, वो खुद वैसे ही किसी वजह से कोई हवा ववा लगी तो उससे आके गिर गया, या हमारा कुछ ऐसे उसको कोई चीज़ लग गई, मतलब अपने आप ही किसी वजह से टूट गया। एक सेंटेंस मैंने उस वक्त भी लिखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, यहाँ पर भी लिखता हूँ आई स्टॉप द कार, मैंने कार स्टॉप की, द कार स्टॉप, कार रुक गई। अब देखें दोनों में स्टॉप लगा है। यहाँ पर मैंने खुद से कार रोकी है तो ये एक्शन है, यानी आई स्टॉप द कार, मैंने खुद रोकी। ठीक है, मैंने कोई एक्शन किया। यहाँ पर कार खुद ब खुद रुक गई, किसी भी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम कोई भी मशीनरी में हो सकता है, तो कार स्टॉप, कार रुक गई, तो ये एक इवेंट हो गया।
तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई एक एक्शन है जो हम खुद से करते हैं, एक इवेंट है जो खुद ब खुद हो जाता है किसी भी वजह से। ठीक है, वजह की बात बाद में बात की जाती है, क्योंकि कार स्टॉप हुई तो जाहिर सी बात है हम फिर देखेंगे कि क्यों। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे पास सेंटेंस है या सिचुएशन है वो है कि वो चीज़ अपने आप ही खुद ही रुक गई। तो इस तरह से हम एक्शन और स्टेट इवेंट को डिफाइन करते हैं। ये सारे वर्ब्स हैं। उसके बाद स्टेट वाला वर्ब भी हमने ब्रीफली आपको समझा दिया था। हम थोड़ा सा उसको अभी भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो स्टेट वाले वर्ब्स जो होते हैं, बेसिकली स्टेट वर्ब्स, वैसे एक कुछ स्टेटिव वर्ब्स भी होते हैं जो आगे जाके हम वीडियो बनाएंगे, इनको हम वर्ब्स टू बी भी कहते हैं। अब इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है बी, यानी कि बी। अब इसका क्या मतलब है? बी का मतलब है होना, या कोई भी चीज बनना, या कोई भी इंसान कुछ बनना चाहे तो होना या बनना बी की मीनिंग है। तो प्रेजेंट में उनके फॉर्म हम लिखे थे। प्रेजेंट में अगर किसी की स्टेट जाहिर हो रही है तो फिर इज एम आर, बी का जो फॉर्मेट है वो शेप चेंज हो जाएगा इज एम आर में। और उसके बाद पास्ट में अगर किसी की हालत रही हो तो हमारा बी हो जाएगा वाज और वर में। और अगर फ्यूचर की कोई सिचुएशन आनी है, कोई कुछ होना चाहता है, कोई बनना चाहता है, तो वहां पर हम विल के साथ बी लगाएंगे। अगर हम परफेक्ट सेंटेंस जो भी हो, मतलब जैसे हम आगे जाके हम जब टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि परफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो जहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज होगा तो बी हो जाएगा बीन में। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब इनके बाद अगर कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव, जो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वालिटी वगैरह होनी चाहिए या कुछ भी, या फिर कोई भी प्लेस या टाइम वगैरह एटसेट्रा, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी तो वो वर्ब्स टू बी कहलाएंगी। अगर इनमें से कोई और चीज़ आ जाएगी तो वो वर्ब्स टू बी नहीं होंगे। वो क्या होंगे आज हम वो भी आपको वर्ब के थ्रू बता देंगे कि वो क्या होते हैं। अब ये थे हमारे एक्शन, स्टेट और इवेंट वगैरह जो वर्ब को डिफाइन करते हैं, कि ऐसा वर्ड जो एक्शन, इवेंट या स्टेट वगैरह को डिफाइन करता हो। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। जो बेसिक काइंड्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं? वर्ब के जो काइंड्स हैं वो दो हैं। एक है हमारा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है, यहाँ पर हम इसको आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मेन वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस का, मेन वर्ब जो आमतौर पे हम कहते हैं कि भाई ये इसका वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे पे जाते हैं, वो है हमारा, या उसको ऑक्सिलरी कहें या फिर हेल्पिंग वर्ब कहें, या इनको कभी कभी मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। यानी ये हमारे दो काइंड्स हैं, एक ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब, और दूसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑर्डिनरी वर्ब को डिफाइन करते हैं कि ऑर्डिनरी वर्ब क्या होता है। ऑर्डिनरी वर्ब जो हमारा मेन वर्ब होता है, जैसे प्ले, तो ये हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है। राइट, जो किसी भी एक्शन को किसी भी स्टेट को, किसी भी हमारे जो इवेंट को डायरेक्ट डिफाइन करता है, और उसमें कोई दूसरी चीज़ मिली हुई नहीं होती। मतलब अगर हम कहें कि भाई ही प्लेस, तो उसमें कोई हमने दूसरा वर्ब नहीं मिलाया, तो वो मेन वर्ब हो गया। रीड हो गया, हैपन हो गया जो हमने अभी पढ़ा था, एग्जिस्ट हो गया, स्टॉप हो गया, राइट हो गया। जो भी है हमारे जो एक्शन, स्टेट, इवेंट वाले जो मेन वर्ब होते हैं उसके साथ कोई और चीज़ नहीं होती। ये आपको मेन वर्ब्स या ऑर्डिनरी कहलाते हैं। अभी हम ऑक्सिलरी पढ़ेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं किसकी? मेन वर्ब की। यानी जो मेन वर्ब होता है उसकी हेल्प करते हैं किन चीज़ों में? पहली पहली जो चीज़ होती है वो होता है टेंस को चेंज करने में।
अब वो एग्जाम्पल्स में समझते हैं। दूसरा है किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, यानी कि नॉट वाला जो हमारा सेंटेंस होता है, या कोई सवाल या इंट्रोगेटिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई मूड को, अब ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि कैसे टेंस चेंजिंग में। फॉर एग्जांपल हम प्ले ही लिख देते हैं, आई प्ले। अब इसको हम चेंज करते हैं दूसरे टेंस में, आई प्लेड। यहां पर तो हमने मेन वर्ब को ही चेंज किया, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई इसको ही हम कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, आई एम प्लेइंग, तो यहां पर जो एम लगा है वो हमारा बेसिकली हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कि हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की किसी कंटिन्यूस टेंस को शो करने के लिए। परफेक्ट में कर देते हैं, आई हैव प्लेड, तो मेन वर्ब प्ले ही रहा और उसके साथ हेल्प किया हमें हैव ने। फ्यूचर में कर देते हैं, आई विल प्ले, तो यहाँ पर हेल्प की किसने, विल ने, और उसके बाद प्ले। अब इस तरह से बहुत सारे जो हमारे टेंसेज हैं उसमें अलग अलग से ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। अब जब भी हम ऑक्सिलरी वगैरह लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेन वर्ब पे भी पड़ता है। जैसे एम लगाया है तो प्ले हो गया इंग फॉर्म में प्लेइंग, हैव लगाया तो वो थर्ड फॉर्म में आ गया, विल लगाया तो वो सेम ही फॉर्मेट में रहा। मतलब हेल्पिंग वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट मेन वर्ब पे भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इनको ही हम जब नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो जहां पर हमें ऑक्सिलरी नहीं मिला हुआ, जैसे आई प्ले और आई प्लेड में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं नजर आता, और यहां पर हमें नजर आ जाते हैं, ठीक है, यहां पर हमें मिले हुए नहीं मिला, तो अंग्रेज ने खुद ही कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसको नेगेटिव डू नॉट से करेंगे या डोंट से, आई डोंट प्ले, और उसी को ही हम अगर सवालिया करेंगे तो डू आई प्ले लिख के आखिर में क्वेश्चन मार्क। सिंपल पास्ट में अंग्रेज के हिसाब से आई डिड नॉट, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और डिड आई प्ले। जब ये टेंसेस पे आएंगे तो ये आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फिलहाल ये समझे कि जब भी हम टेंस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करेंगे, और उनको ही नेगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को ही इधर उधर करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को ही थोड़ा सा छेड़ेंगे, ठीक है। आई एम, अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मिला हुआ है तो उसी को ही हम नॉट में चेंज कर लेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग, और ऑर्डिनरी वर्ब के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। या इसको ही हम अगर सवाल में करेंगे, एम आई प्लेइंग, तो ऑक्सिलरी को ही हमने इधर उधर किया। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगी, आई हैव के साथ नॉट लगा देंगे और प्लेड सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी को ही हमें इधर उधर करना है और उसी को ही हमें बना के सवाल और नेगेटिव बनना है। आई विल प्ले तो आई विल नॉट या वोंट, ये आगे जाके आप डिटेल में समझेंगे। और विल आई प्ले, वैसे विल आई प्ले तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ समझाने के लिए दिया। देखिए अब इनमें हमने सिर्फ एक चीज को इधर उधर किया है, टेंस भी चेंज हो गया और उसके साथ नेगेटिव भी बन गया, इंट्रोगेटिव भी बन गया, वो है हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी चीजें सेम फॉर्म में ही रही हैं, ठीक है। अब मूड क्या करता है, मूड में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो भी हमारे मूड के जैसे हमने लिखा है डू नॉट, एम, हैव, विल, ये सारे जो हैं वो मूड में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर सिचुएशन कुछ अलग होती है। अब सिचुएशन की बात आई तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ कि इट शोज सिचुएशनल एक्सप्रेशन, यानी किसी भी सिचुएशन में दूसरा कोई एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हम टेंस वगैरह को फोकस नहीं कर रहे कि किस टाइम पे आ रहा है एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक है। तो सिचुएशन एक्सप्रेशन, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो टोन, किसी का कैसा टोन है अभी, इंटेंशन, इरादा क्या है उसका, या फिर कोई सिचुएशन ही लिख देते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि जो भी हमारी परमिशन हो सकती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो
आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में आप किस तरह से उन मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आई प्ले है तो हम आई कैन प्ले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी एबिलिटी को शो कर रही है, सिचुएशन चेंज हो गई। आई मे प्ले, ये हमारी पॉसिबिलिटी यानी शायद मैं खेलूँ, ठीक है। इस तरह से पास्ट की अगर कहें तो आई कुड प्ले। तो इस तरह से ये मॉडल वर्ब्स को हम अलग से एक वीडियो में डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे हैं और इनको एक एक करके समझना लाजमी है। तो बेसिक फॉर्म सिर्फ आपको बताना था कि ऑर्डिनरी का और ऑक्सिलरी का मकसद क्या होता है। ऑर्डिनरी होता है मेन वर्ब जिसके अलावा कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता। ऑक्सिलरी वो होते हैं जो टेंस चेंज करने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, या कोई मूड वगैरह या सिचुएशन जाहिर करने के लिए हम हेल्प के इस्तेमाल मतलब उसमें उनसे हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं कि भाई हमारी हेल्प करो, क्योंकि हमारा मेन वर्ब तो मौजूद है लेकिन हमें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, नेगेटिव करना उसको कैसे करें, टेंस में कैसे चेंज करें दूसरे में। तो इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का सहारा लेते हैं। अब ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ऑर्डिनरी और ऑक्सिलरी वगैरह हमने सीख लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं, अभी अब आपने देखा कि भाई उनके थोड़े से शेप्स भी चेंज हो रहे थे, फॉर्म्स वगैरह चेंज हो रहे थे। तो फॉर्म्स कौन से हैं, कितने हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? अब वर्ब के फॉर्म 3 हैं। पहला होता है उनका बेस फॉर्म, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं हम आम जबान में। उसके बाद पास्ट फॉर्म होता है जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये हमारे बेसिक फॉर्म्स हैं, या इसको हम थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब ये तीनों जो हैं वो अलग अलग से यूज़ हो सकते हैं, किसी में बेस फॉर्म यूज़ होता है, किसी में पास्ट, और किसी में पास्ट पार्टिसिपल, और किसी में इंग फॉर्म भी यूज़ होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिक फॉर्म है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो फॉर्म्स कितने हैं? फॉर्म्स 2 हैं। एक होता है रेगुलर, रेगुलर वर्ब्स, दूसरे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ये हमारे फॉर्म्स हो गए। अब रेगुलर वर्ब्स जो आमतौर पे यूज होते हैं वो बहुत ही इजी हैं, ठीक है। उसके हम लिख देते हैं कि विच whose past and past participle, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसके क्या बने, whose past and participle are made, वो बनते हैं विथ डी लगाने से या फिर ईडी लगाने से, यानी कि जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैं वो डी या ईडी से लगाने से बने, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर तरतीब के साथ, एक तरतीब के साथ ही चलते रहते हैं, तो उनमें कोई ऐसी सोचने वाली बात या शेप चेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्टॉप एक वर्ब है जो कि रेगुलर है, तो इनमें हमने ईडी लगाया। वर्क एक वर्ब है रेगुलर, ईडी लगाया। टच एक वर्ब है जो हमने ईडी लगाया। हेल्प एक वर्ब है, ईडी लगाया। इस तरह से बहुत सारे आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे कि भाई जिनको ईडी लगाने के बाद हमारा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाता है। इरेगुलर वर्ब्स को समझते हैं हुज, या फिर इनको सिंपल अल्फाज में विच चेंज द शेप। वो होते हैं जो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि उनमें ईडी और डी नहीं लगता। फॉर एग्जांपल आपने राइट का अगर लिखना है तो हम रोट सेकंड फॉर्म में और रिटन थर्ड फॉर्म में कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई ब्रेक, तो इसमें ब्रोक और ब्रोकन हो जाएगा। इस तरह से सेम भी रह सकते हैं, जैसे कट का है तो इसमें भी ईडी नहीं लग रही, सेम ही फॉलो हो रहा है। सिट, सेट, सेट। अब देखिए यहाँ पर
एट्सेट्रा लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिस्ट में आपको वर्कशीट इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो डाउनलोड कर दीजिएगा। पूरे जो है वो इरेगुलर वर्ब्स की लिस्ट होगी, वो आप याद कर लें। उसके बाद इनमें से आपको अगर कोई नहीं मिल रहा तो वो रेगुलर ही होगा, यानी आपने ये याद कर लिया तो आपको रेगुलर इरेगुलर फॉर्म्स याद हो गए, वो आपको ऐसे ही रट के जैसे मैंने अभी लिखे हैं तो वो आपने याद करने हैं। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड मिल रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा तो वहाँ ईडी वाले फॉर्म में लगेगा। तो ये बेसिक फॉर्म्स हैं जो हमारे टेंसेस वगैरह में या इस तरह से यूज होते हैं। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। अब यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि भाई कुछ शेप्स वगैरह होते हैं वर्ब के जो कि ये वाले फॉर्म में यूज होते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है और कुछ होते हैं हमारे इनट्रांजिटिव। इनको आप शेयर्स कहें या कोई भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, वैसे तो उनका कोई सच नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव क्या होते हैं? विच, या फिर ऐसे कह सकते हैं व्हेन दे टेक ऑब्जेक्ट। जब वो ऑब्जेक्ट कोई भी लेंगे सेंटेंस में तो वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये होगा व्हेन दे डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट। जब वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अब एक सेंटेंस लिखते हूं मैं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, और इसी सेंटेंस को नीचे लिख लेता हूं, आई एम सिंगिंग। तो यहां पर देखिए सिंगिंग मैंने दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें फर्क है। यहां पर सिंगिंग ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी कि मैं कोई चीज गा रहा हूं तो वो भी मैंने मेंशन की है कि भाई क्या गा रहा हूं, मैंने गाना गाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, मैं सिर्फ लिख लेता हूं कि भाई मैं गा रहा हूं। तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से अगर मैं कहूँ शी इज राइटिंग ए स्टोरी, और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज राइटिंग। अब हमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भी राइटिंग है, यहाँ पर भी राइटिंग है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजिटिव और ये यहाँ पर हो जाएगा इंट्रांजिटिव। जैसे ही इज बर्निंग द पेजेस, अब बर्न है सेम, और द पेजेस आर बर्निंग। देखिए सिचुएशन आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि यहाँ पर भी बर्निंग है, यहाँ पर भी बर्निंग है। यहाँ पर एक काम हो रहा है किसी पे, ठीक है, यानी यहाँ पर मैं जला रहा हूँ कोई पेजेस, तो ऑब्जेक्ट मैंने दिया है, तो इसमें ये बर्न जो है वो जलाने वाली मीनिंग में है, यानी कि ट्रांजिटिव है। और द पेजेस आर बर्निंग, यानी कि पेजेस खुद ब खुद जल रहे हैं, किसी ने कोई आग वगैरह लगा दी या उनमें आग लग गई खुद भी। तो यहाँ पर पेजेस के बर्निंग का कोई इफेक्ट किसी को नहीं जा रहा, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो गया। तो आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज कर सकते हैं जो कभी ट्रांजिटिव भी होते हैं, कभी इंट्रांजिटिव भी होते हैं। सिवाय कुछ वर्ड्स हैं जैसे जनरली हमारे पास कम एंड गो, ये हमारे हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कोई ना कोई प्लेस लेंगे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। जैसे आई कम टू सेंटर, तो यहाँ पर ये हमारी प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई गो टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहाँ भी जाए, तो ये हमारी प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर ये हमेशा इंट्रांजिटिव ही कहलाएंगे और इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो हैं आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है, ये जो है इसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ होते हैं जो दोनों होते हैं, कुछ होते हैं सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा
इंट्रांजिटिव ही रहते हैं। जनरली मैंने आपको बता दिए, कम एंड गो वाले हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहते हैं। तो ये था हमारा वर्ब, और आई होप कि आपको वर्ब का जो डिटेल हमने लेक्चर दिया वो समझ में आ चुका होगा। हम इर्रेगुलर वर्ब की लिस्ट भी आपको अपलोड करेंगे, वो आप याद कर लें, और रेगुलर वर्ब आप उसमें ईडी और डी लगा के बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एडवर्ब को डिफाइन करेंगे।